हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, सीएसआई नेट, गेट, जेस, टीआईएफआर या सिविल सर्विसेज वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने मल्टीपोल्स, लास्ट क्लास में मल्टीपोल्स पे क्वेश्चंस किया हम लोगों ने। अब इस चैप्टर का तो सारा टॉपिक हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो इस चैप्टर का जो गेट में प्रीवियस क्वेश्चंस आया है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीएसआई नेट का प्रीवियस पेपर देख लेंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब ये चैप्टर कितना आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज क्वेश्चंस जो पिछले 15-20 साल के जितने भी क्वेश्चंस गेट में आए हैं इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में मैंने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। देन वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और सबसे इम्पोर्टेंट आई हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और उसका फिर जनरलाइजेशन मल्टीपोल्स डिस्कस किया है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो सारा हम लोग आज कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक। लेट मी गो टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, गेट 2001 में क्वेश्चन आया है। गेट एग्जाम एमटेक करने के लिए होता है, फिजिक्स में एमटेक आप कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आईआईटी से, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, ये एमएससी के बाद आप दे सकते हैं। ये देखिए 2001 में क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 point charge Q1 equals to 1 nanocoulomb and Q2 equals to 2 nanocoulomb are kept in free space such that the distance between them is 0.1 meter. Which other following is correct? आपका दो चार्ज दिया हुआ है। एक आपका Q1 है और दूसरा Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस है 1 मीटर। एक आपका 1 नैनो कूलम है और दूसरा 2 नैनो कूलम है। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो एक दूसरे पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, एक दूसरे पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा। ये फोर्स एक इधर Q1 पे इधर फोर्स लगेगा और Q2 पे, दे रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, Q2 इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन Q1 इन दिस डायरेक्शन, और Q1 जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर इसको हम लोग F12 बोलते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज, देन दिस विल बी F21। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होंगे ये, सो दे विल फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। So that means F12 in magnitude will be equal to F21 in magnitude but opposite in direction. ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या लिख रखा है। The force on Q2 is along direction from Q2 to Q1. Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 to Q1 के डायरेक्शन में नहीं, इट इज इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 to Q2। ये गलत है, ऑप्शन आपको दिया हुआ। तो ये बोल रहा है कि Q2 पे जब फोर्स लग रहा है इट इज अलोंग द डायरेक्शन Q2 टू Q1। Q2 टू Q1 ये डायरेक्शन हो गया ना, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स लग नहीं रहा है Q2 पे, Q2 पे फोर्स तो इधर लग रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्स ऑन Q2 इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज Q1, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करेगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये सही है आपका, सिंगल करेक्ट ही होगा। फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव किसी पे नहीं है। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज Q3 इज प्लेस एट मिड पॉइंट। नहीं, देखो Q3 अगर आप ऐसे पॉइंट पे प्लेस करें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस केस में फोर्स ऑन Q3 विल बी 0। तो मिड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं, क्योंकि दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। अगर सेम मैग्नीट्यूड होता, सेम चार्ज होता, तो उस केस में मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, और उस केस में अगर मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज प्लेस करते हैं तो उसमें फोर्स नहीं लगता। तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, सो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ओके,
ये देखिए ये भी 2001 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द 4-point charger placed at the corners of the square whose center is at the origin of the Cartesian coordinate system. A point dipole P is placed at the center of the square as shown in figure. Then there is no force acting on the dipole. There is no torque at the center O of the dipole. Dipole has minimum energy if it is in EX direction. अच्छा, the force on dipole is increased if medium is replaced with another medium with larger dielectric constant. ठीक है। देखिए पहले सेंटर पे इन चार्जेस की वजह से क्या फील्ड है वो निकाल लिया जाए। क्यू की वजह से फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, इस क्यू की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू की वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू की वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। यानी नेट फील्ड जो होगा आपका, नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब एक एक ऑप्शन पे आते हैं। ये कह रहा है नो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। फोर्स तो एक्ट क्या करेक्ट बोला है कि इनकरेक्ट? नहीं, ठीक है। मतलब आपका ये डाइपोल है, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये डाइपोल आपका हो गया ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो मतलब हर पॉइंट पे अलग होगा, समझ रहे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे डिफरेंट होगा और नेगेटिव चार्ज पे डिफरेंट होगा। पहले क्या था, हम लोग डिस्कस जो किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू और माइनस क्यू पे सेम फोर्स लगता था, ठीक है। तो उस केस में फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते थे और नेट फोर्स 0 होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्यू और माइनस क्यू की जगह पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देयर इज नो टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। टॉर्क का देखिए ऐसा है, टॉर्क जो होता है वो होता है P क्रॉस E। टॉर्क विल बी 0। ये ठीक है, ये ठीक है। मतलब अगर अलग अलग भी देखें, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स इधर लगेगा। मान लो अलग अलग भी है, QE1 और QE2 भी है अगर, तो उस केस में भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा आपका, ठीक है। इस केस में भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। अगर ये अलग अलग भी है ना, तब भी कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद ये R हो गया, ये R क्रॉस F हो गया, मतलब उस केस में भी टॉर्क नहीं होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नहीं होगा, ठीक है। ये सही है, ये सही है। बी इज करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर है। समझना इस चीज को, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे, सेंटर से नीचे भी लें ना, तो सेंटर से नीचे भी जो फील्ड होगा ना, वो एडअप होके अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। इसका नेट अपवर्ड हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर देखें इस डायरेक्शन में, तो इनका भी नेट अपवर्ड ही होगा। तो अगर नेट फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, तो उस केस में ये QE1 और ये QE2 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे अलग अलग होगा ना, कि Q के जगह पे अलग फील्ड होगा, माइनस Q के जगह पे अलग फील्ड होगा, बट होगा डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा। तो वो कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी टॉर्क। तो ये सही है। देयर इज नो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द सेंटर, देयर इज नो टॉर्क अबाउट द सेंटर एट O ऑन द डाइपोल। दिस इज करेक्ट आंसर। ए वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ए वाला देखो ये और ये मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो नेट फोर्स आ जाएगा उस पर, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? ओके, आगे भी सी डी देख सकते हैं आप, वो इनकरेक्ट होगा।
ये देखो गेट 2002 में क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है, ये तो रिलेटिविटी का क्वेश्चन है ऐसे तो देखा जाए। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 10.2 MeV। देखो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 0.51 MeV होता है, और उसमें Ke तुम जोड़ दो तो mc² जो होता है एनर्जी हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 10.71 MeV। तो मास कितना बढ़ गया, परसेंटेज इंक्रीज का अगर बात करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज विल बी 10.71 अपॉन 0.51 अपॉन 0.51, तो इंटू 100 इंटू 100, 20 इंटू 100, 2000% इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज इंक्रीज ऑफ 2000%। बट ये रिलेटिविटी के चैप्टर में आना चाहिए, बट ठीक है चलो, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, कीप इट हियर, हमारे ऊपर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ जो है ये रिलेटिविटी में आप पढ़ते हैं, रिलेटिविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब डिस्कशन वहाँ रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, ये 2002 में क्वेश्चन आया है आपका, 2002 में क्वेश्चन आया है। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। देखो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम में जो P होता है दैट इज इक्वल टू RI वेक्टर QI, ये फार्मूला है, पढ़े हैं हम लोग, जो हम लोग मल्टीपोल एक्सपेंशन कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब टॉपिक पढ़ लीजिए तो क्लियर रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो ये तो वही डिस्कस हुआ था ना, तो अभी तो उसका बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो अगर नंबरिंग कर दें हम लोग इसको 1 2 3 4, तो पहले का R वेक्टर, पहला का चार्ज Q हो गया और वेक्टर 0 है R वेक्टर, दूसरे का चार्ज भी Q है और पोजीशन वेक्टर क्या हो गया AI कैप, तीसरे का भी चार्ज Q हो गया और पोजीशन वेक्टर हो गया AJ कैप, -2Q है एंड पोजीशन वेक्टर इज, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, Q बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -AI कैप -AJ कैप, ये आ जाएगा। C will be correct answer. C is going to be the correct answer. ओके, ठीक है, C आपका सही आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कई बार हम देखे हैं। देखो क्या लिखा है, 2003 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A। मतलब कंडक्टर पे जैसे ही प्लेस करोगे ना, ये चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। ये डिस्कशन गॉस लॉ में रहेगा हम लोग का, बल्क में नहीं जाएगा, वॉल्यूम में नहीं जाएगा। चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो ये गलत है, सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैज सेम वैल्यू फॉर R लेस देन A, यस, electrostatic potential will be same as what you have on the surface। ये शेल की तरह मतलब समझिए एक्ट करता है। जो सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड भी होगा।
एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज गेट इंड्यूस्ड, नहीं, ये सब गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, ठीक है ना। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बी जो है सही आंसर। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 10+2 लेवल का सब क्वेश्चन है। एक्चुअली चैप्टर भी 10+2 लेवल का है, एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये 10+2 में नहीं पढ़ाते हैं। देखिए वहां पे तो प्योर डाइपोल -q + q वाला ही हम लोग कंसिडर करते हैं, एक जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल वो नहीं निकालते हैं वहां पर। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए गेट 2006 में आया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द स्फीयर ऑफ रेडियस आर अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर इज, इन्होंने निकाले हैं, फार्मूला भूल रहे हैं, अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले हैं हम लोग, आप पीछे के वीडियोस में देखिए आप, ठीक है, सेंटर पे भी आता है। ड्यू टू ऑल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, नहीं, जो भी पोटेंशियल निकलता है ना वो टोटल चार्ज की वजह से होता है। जो ये है आपका, यहाँ पे जो पोटेंशियल निकालेंगे तो जो यहाँ पे चार्ज है वो तो रहेगा ही साथ में, इधर की वजह से भी होता है, बाहर की वजह से भी होता है, ड्यू टू इंटायर चार्ज, ये सही है। ये आप देख लो एक बार डेरिवेशन जो किए हैं हम लोग, निकाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, नहीं ये बी सही है तुम्हारा, इंटायर चार्ज, मतलब सिर्फ ये वाले चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बल्कि ये वाले चार्ज भी कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये वाले चार्जेस भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ड्यू टू इंटायर चार्ज ओनली, ये सही होगा, ठीक है। ये देखो गेट 2006 में आया क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी किए थे, ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्ज दे दिया, उसका लोकेशन भी दे दिया है, नेट डाइपोल मोमेंट बोल रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट फार्मूला तो यही है ना, पहला चार्ज Q है, अब पोजीशन क्या है -AJ AK, दूसरा भी Q है, पोजीशन है AJ + AK, और तीसरा जो है -2Q है, अब पोजीशन ये है, ये कट गया तुम्हारा, और ये सब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4QA के वेक्टर, 4QA के वेक्टर। A इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, A जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4QA के वेक्टर। ये 2006 में क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2006, ठीक है, ओके। ये देखिए, ये आपका 2007 का क्वेश्चन है, 2007 का, क्या बोल रहा है इसमें, एट लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेटेड बाय, और इसमें देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको पहले मोनोपोल मोमेंट, अगर मोनोपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो जो लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा इट विल बी डोमिनेटेड बाय मोनोपोल, फिर अगर मोनोपोल जीरो है तो डाइपोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट, उस केस में डाइपोल में नॉन जीरो है तो डाइपोल मोमेंट जो है वो लीडिंग टर्म होगा, वही डोमिनेट करेगा, अगर वो भी जीरो है फिर क्वाड्रुपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनोपोल देखिए सारे चार्ज जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये तो इसके ऐसे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, P is Q or position, the formula is this, so it is Q 1 I cap minus Q minus I cap, then Q J cap minus Q
minus j cap. So it comes to be 2q. So we have P non-zero, यानी डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल होगा, वो लीडिंग टर्म होगा, वो डोमिनेट करेगा. सो इट विल बी डोमिनेटेड बाय द डाइपोल मोमेंट. अब ये पूरा समझने के लिए आपको मल्टीपल एक्सपेंशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. और आई एडवाइज कि उसको आप देखिए, मल्टीपोल्स और मल्टीपल एक्सपेंशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के हिसाब से. कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होना चाहिए, ऐसे सिर्फ इतना सुन के सेटिस्फाई मत होइए, आप उसको डिटेल में पढ़िए भी, ठीक है. हाँ, कि कैसे मतलब लार्ज डिस्टेंस पे कौन सा मल्टीपोल डोमिनेट करेगा, कैसे निकालते हैं. ऐसे नट सेल में आपको हम बता ही दिए हैं कि पहले क्यू टोटल निकालिए, अगर क्यू टोटल नॉन जीरो है तो क्यू टोटल डोमिनेट करेगा, अगर क्यू टोटल जीरो है तो डाइपोल मोमेंट निकालिए, डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो है तो डाइपोल मोमेंट जो है वो डोमिनेट करेगा. ये देखिए, ये 2018 में क्वेश्चन आया है. क्या बोल रहा है? ए circular disk of radius a on the xy plane has a surface charge density sigma equals to this. The electric dipole moment is. अच्छा, एक डिस्क दे दिया है आपको xy, ये डिस्क है, और डिस्क के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है इट इज दिस. डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला है? आर डी क्यू. आर वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप, एंड डी क्यू इज सिग्मा डी एस, and ds can be written as what? Sigma dx dy. डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया. अब निकालो इसको. दिस इज x and sigma is what? Sigma is sigma naught r cos theta upon a dx dy. ये i कैप हो गया, ठीक है. और then you have sigma y sigma naught r by a cos थीटा. तो हमको लगता है कि सेकेंड वाला इंटीग्रल जीरो होगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई y वाला जे कैप वाला टर्म नहीं है, ठीक है. देख भी लेंगे चलो, लेकिन ये जीरो ही होगा, तभी ऑप्शन में जो है जे कैप वाला टर्म नहीं है. इसको पोलर में ही कन्वर्ट कर लो, पोलर में कन्वर्ट कर लो सारा. पोलर में हो जाएगा r cos थीटा सिग्मा नॉट बाई ए r cos थीटा एंड r dr d थीटा. क्या और ये हो जाएगा r sin थीटा सिग्मा नॉट बाई ए r cos थीटा r d थीटा dr. थीटा पहले ले रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है कि इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, ठीक है. इंटीग्रल यहाँ जीरो हो जाएगा, ये हमको ऐसा दिख रहा है. अच्छा, रेडियस कैपिटल में है स्मॉल में है, वो एक बार चेक कर लो. ए है रेडियस, तो आपका ये आर का लिमिट 0 to a हो गया और थीटा का लिमिट 0 to 2 पाई हो गया. अब यही वाला जो लिमिट यहाँ पुट करोगे ना थीटा का 0 to 2 पाई, तो ये इंटीग्रल जीरो होता हुआ दिख रहा है हमको. साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है,
तो अगर एक आइडेंटिटी याद रखो आप, बार बार हम दोहरा रहे हैं ये चीज़, मतलब अदर वीडियोस में भी मैंने बोला है, काफ़ी यूजफुल होता है। इट इज इक्वल टू इफ एंड जीरो ठीक है, तो इसका यूज करोगे तो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा लिमिट 0 to 2 पाई, तो ये आप यूज करके देख सकते हो, जीरो हो जाएगा आपका। तो इस पे आ जाइए आई कैप वाले पे से, तो आई कैप वाले पे करेंगे तो ये देखो सिग्मा नॉट बाई ए तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा। अब ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का लिमिट अगर आर का पहले लिमिट ले लें तो आर का लिमिट आर क्यूब डी आर हो गया ना, तो ये हो जाएगा r4/4 और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो पाई हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो गांव फंक्शन यूज करके। ऐसे याद भी रखो, ये इंटीग्रल ना काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछते रहता है। 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों ही इंटीग्रल पाई होता है। ठीक है, 0 to पाई रहेगा तो π/2 हो जाएगा, 0 to π/2 रहेगा तो π/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिग्मा नॉट AQ/4, सिग्मा नॉट पाई भी है, सिग्मा नॉट पाई AQ/4। ठीक है, सिग्मा नॉट पाई AQ/4 विल द करेक्ट आंसर। फार्मूला याद रखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये डाइपोल मोमेंट निकालने का फार्मूला है, इसको याद कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज 2008, इट अपीयर इन 2008। ये देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E एग्जिस्ट इन रीजन R, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सर्कुलेशन ऑफ E इज जीरो करेक्ट होता है, सर्कुलेशन मतलब कर्ल ऑफ E इज जीरो। ये आगे हम लोग का एक डिस्कशन का रहेगा पॉइंट। ये तो सही है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये सही है, गलत नहीं है। ई कैन बी एक्सप्रेस अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, हाँ ये भी सही है। सब कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये पॉइंट मैंने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया है, सही टाइम आने पे इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ये भी सही है, तो सी ही गलत होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू आर्बिट्ररी पॉइंट इज जीरो, नहीं ये नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट पे जीरो नहीं, दो आर्बिट्ररी पॉइंट के बीच में जीरो नहीं होता है। ये गलत है तुम्हारा स्टेटमेंट, यानी यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ रहा है तुमसे। ये सब हम लोग का दिस विल बी ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कब डिस्कस करेंगे हम इसको हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। बाकी ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले का बता भी देते हैं चलो, बट यहाँ बताने से फ़ायदा नहीं है। चलो देख लो, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एक 1 है एक 2 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, या VAB मान लो, V12 VAB क्या है ये पूछ रहा है जी। तो VAB इज बेसिकली VA माइनस VB। अब VA क्या होता है, VA इज बेसिकली माइनस E डॉट DR फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, एंड VAB is infinity to, ये हो गया ना। अब this is what, this is we can say this is A to infinity E dot dr, लिमिट चेंज कर दिया, प्लस infinity to B E dot dr
तो वी ए माइनस वी बी का फार्मूला हो गया ए टू बी ई डॉट डी ए। अब ये जीरो क्यों होगा? हमेशा हमेशा नहीं होगा ना। So VAB is, you can have a formula of this kind. VAB is something like integral of E dot dr from A to B. And this need not be zero always. It may be zero in some cases, like electric field मान लो x direction में है और A और B आपका इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में उसका जीरो हो जाए, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज जीरो। मतलब हमेशा ही दो आर्बिट्ररी पॉइंट के पीछे जीरो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लगे तो वहाँ जीरो हो सकता है, लेकिन आर्बिट्ररी पॉइंट्स लिखा है मतलब एनी टू पॉइंट लेंगे स्पेस में तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक आध पॉइंट ऐसा दो पॉइंट निकाल सकते हैं जहाँ पे जीरो हो जाएगा वी ए बी, बट it's not always zero for, it's not zero for any two arbitrary point. I hope you are understanding this. So this question appeared in 2009. ठीक है, ये देखिए 2010 का क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन 2010 क्वेश्चन। ठीक है, इट appeared in GATE 2010। क्या लिख रहा है देखो, insulating sphere of radius A carries a charge of this, okay. The leading term for this electric field at distance d far away from charge distribution is equal to, आपको बताया था मैंने कि जो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू q टोटल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस डाइपोल की वजह से ये हो जाता है अगर d डिस्टेंस बोल रहा है तो d स्क्वायर डी क्यू ऐसे लिख दो। ये d स्क्वायर हो जाएगा, देन वी हैव क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड सो ऑन। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, q टोटल निकालना पड़ेगा। q टोटल नॉन जीरो है तो ये लीडिंग टर्म हो जाएगा, ठीक है, बताइए डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा। q टोटल जीरो है, अब p डॉट ई आर नॉन जीरो है तो उस केस में ये डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके से 1 बाई डी स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो q टोटल पहले निकाल लेते हैं एक बार। q टोटल इज व्हाट, रो डी टाउ and deta is rho is given to you, rho naught a square minus r square cos theta, and deta is r square sin theta dr d theta d phi। तो r का लिमिट 0 टू a हो गया, थीटा का लिमिट 0 टू पाई हो गया और फाई का लिमिट 0 टू 2 पाई हो गया। ठीक है, तो आर वाला तो ठीक है, थीटा वाला एक बार देख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये वाला चेक कर लो। बाकी सब तो वो आर और फाई वाला नॉन जीरो होगा इंटीग्रल। ये चेक कर लीजिए एक बार, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो Q टोटल तो जीरो आ रहा है भाई, ठीक है, Q टोटल जीरो आ रहा है, ओके, Q टोटल इज कमिंग आउट टू बी जीरो, फाइन। अब चेक कर लो आप P डॉट ई आर, ठीक है, वो एक बार चेक कर लें। P निकाल लीजिए, P is what, R dq, or we can write it as xi cap plus j x dq I cap y dq j cap, ठीक है। तो x dq I cap is what, x is r sin theta cos phi, जेड के कैप भी लिख लो,
cos phi रो डी टाउ, रो आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो फाई का लिमिट जो होता है ना 0 to 2 पाई होता है, और एक ही टर्म है cos phi d phi 0 to 2 पाई विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो x कॉम्पोनेंट तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि cos phi d phi 0 to 2 पाई इज 0। ऐसी y में भी ये जो टर्म आएगा ना cos phi के बाद sin phi आ जाएगा, एंड sin phi d phi 0 to 2 पाई ऑल्सो 0। तो जो नॉन जीरो आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन जीरो को चेक कर लेते हैं। ये वाला टर्म जेड डी क्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा इंटू, बस हम लोग को नॉन जीरो चेक करना है, नॉन जीरो कौन सा मल्टीपल आ रहा है, लीस्ट ऑर्डर मल्टीपल जो नॉन जीरो आ रहा है वो चेक करना है हम लोग को। ठीक है, इंटू, निकालने का जरूरत नहीं है, अब r का लिमिट 0 to a है तो r वाला इंटीग्रल तो नॉन जीरो रहेगा, दिख रहा है r वाला इंटीग्रल नॉन जीरो रहेगा। थीटा वाला एक बार चेक कर लो, थीटा में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, सॉरी 0 to पाई, थीटा का लिमिट जो है ना 0 to पाई है। फाई का भी इंटीग्रल नॉन जीरो रहेगा, डी फाई का इंटीग्रल फाई हो जाएगा और लिमिट जो है 0 to 2 पाई है। तो मेनली हम लोग को थीटा वाला चेक करना है। थीटा का वाला इंटीग्रल जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ cos क्यूब थीटा बाई 3 0 to पाई, ये नॉन जीरो रहेगा। cos क्यूब पाई इज गोइंग टू बी -1। ठीक है, ये इसका ये आ जाएगा आपका बेसिकली -1/3 -1/3। तो डाइपोल मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी नॉन जीरो, डाइपोल मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी नॉन जीरो। सो दिस विल बी अ लीडिंग टर्म, दैट मीन्स कि your potential is going to depend on 1/d square and electric field is a gradient of that minus dv by dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिपेंडिंग ऑन d क्यूब, मतलब 1/d इसका जो पोटेंशियल में आ गया ना, और उसका एक डेरिवेटिव लेंगे d के रिस्पेक्ट में, तो 1/d क्यूब पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, सो इट विल डिपेंड ऑन 1/d क्यूब। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अगर ये भी 0 होता तो फिर ये होता, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ऐसे ही चेक करते हैं। तो दस ऑल अंडर मल्टीपल एक्सपेंशन। आप देखना मल्टीपल एक्सपेंशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सपेंशन कर लेना है। 2010 में देखो क्वेश्चन आया था आपका, ये दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2010। ये देखिए, माइनस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर विद पॉजिटिव चार्ज क्यू एट द सेंटर इन 1। यहाँ पे Q है, अब माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ए माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द इलिप्सॉइड विथ Q एट द सेंटर with respect to origin of the coordinate system, which one of the following is correct? डाइपोल मोमेंट का पूछ रहा है तुमसे। डाइपोल मोमेंट तो 0 ही होगा यार। ये मान लो ऐसे है, या ए स्क्वायर मान लो, आर ले लो, और ये इलिप्सॉइड है। अब डाइपोल मोमेंट कोई निकालेगा
तो देखो ये जो पॉइंट चाहे क्यू है सेंटर पे, उसका तो कोई डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, जो भी डाइपोल मोमेंट होगा वो जो माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका होगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये मान लो रो हो गया और ये रो डैश है, मान लो चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा तो रो आपका आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, और रो डैश हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4/3 पाई ए बी सी। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से डाइपोल मोमेंट अगर निकालोगे आप तो जैसे अगर P निकालते हैं हम तो P इज व्हाट, आर डी क्यू। अच्छा R क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, रो तो कांस्टेंट ही हो गया एक तरह से, डी एक्स डी वाई डी जेड, समझ लो दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ this is going to be triple integral rho x dx dy dz, ठीक, आई कैप प्लस रो y dy dx dz, ऐसे कर दिया हमने तो हेल्प मिलेगा j कैप, और रो z dz dx dy, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमारे ऊपर है। अब x का लिमिट क्या होगा, x का लिमिट हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ आर स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू प्लस ऑफ दिस अब x ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, आप एक चीज समझो, डेफिनेट इंटीग्रल का दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ if fx is even and 0, sorry, हाँ even and 0 if fx is odd, तो यहाँ पे fx is x बेसिकली ऑड है, ऑड है और लिमिट जो है माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। वैसे ही लिमिट हम यहाँ ही पुट कर सकते हैं y का, अगर y के टर्म से पहले इंटीग्रेट करें तो y का लिमिट क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टू प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लिमिट कैसे पुट किया जाता है ये मैथमेटिकल फीस में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन कैसे लिमिट लिया जाता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी लिमिट वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऐसे x का लिमिट हमने ये लिया ना, यहाँ पे x का लिमिट क्या होगा, x इज बेसिकली प्लस माइनस a 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला टर्म का लिमिट पुट करेंगे तो x का लिमिट हो जाएगा माइनस ऑफ a टू प्लस ऑफ a, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही y का लिमिट भी वैसे ही होगा, माइनस ऑफ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टू प्लस ऑफ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही z का लिमिट भी हो जाएगा आपका माइनस ऑफ c 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टू प्लस ऑफ c 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। तो दोनों ही केस में आपका जो है डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्वाड्रुपोल मोमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा, इसका शायद नॉन 0 होगा, ठीक है। 0 फॉर बोथ 1 and 2, फॉर बोथ 1 and 2,
आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 2015 में देखो क्वेश्चन आया है, 2015 में। ये देखो क्वेश्चन, identical charge q are placed at the 5 vertices of regular hexagon. The magnitude of electric field and electrostatic potential at the center of hexagon is, hexagon का फोटो है इसमें, नहीं है, चलो ये देखते हैं करके, साइड से निकल जाए। हाथ से ड्रा कर, रेगुलर हेक्सागोन है, ये सेंटर है मान लो, ये सेंटर, ए इज द लेंथ, ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, यानी ये सभी ए रहेगा। और क्या बोल रहा है, Q इज प्लेस एट द 5 वर्टिसेस, 5 वर्टिस पे Q को प्लेस किया है। दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q, पोटेंशियल तो तुरंत ही दिख रहा है हम लोग को, पोटेंशियल तो एक एक की वजह से q बाई 4πε0 a हो जाएगा, और स्केलर है जुड़ जाएगा ऐसे ही। तो आई थिंक ये सही है, मतलब यहीं से आंसर आ गया है, तो बाकी में तो किसी में है नहीं, सी करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, ऐसा आंसर तो आ ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। आप एक काम करोगे, सुपरपोजिशन यूज करोगे, यहाँ पे आप एक Q पुट करोगे और एक माइनस Q पुट करोगे। अब ये सारे Q की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जो फील्ड होगा वो सिर्फ माइनस Q की वजह से होगा। अब माइनस Q की वजह से फील्ड क्या होगा, Q बाई 4πε0 a स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपका सही आंसर है, समझ ना। तो जहाँ पे चार्ज नहीं था वहां पे Q और माइनस Q दोनों पुट कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q की वजह से, सारे Q की वजह से फील्ड जीरो हो जाएगा, जो फील्ड रहेगा उसी माइनस Q की वजह से आ जाएगा, और माइनस Q की वजह से पॉइंट चार्ज है तो फील्ड यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2017 में देखो क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज प्लेस्ड इन एयर, the maximum number of electrons that can be put on the sphere to avoid electrical breakdown is, अच्छा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, देखो एयर, जो बाहर एयर है ना, उसका एक कैपेबिलिटी है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है। मतलब जैसे ये स्फेयर हो गया तुम्हारा, और स्फेयर के बाहर जो एयर है, एयर में देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया। अब अगर मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इफ दे आर एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दे आर एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, से इन दिस डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये पूरा बॉन्ड जो है ना रप्चर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वो होता है इलेक्ट्रिक, मतलब वो एक, मतलब एक मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें ये बॉन्ड वगैरह रप्चर करना चालू कर देंगे, ब्रेक करना चालू कर देंगे। वही मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द मॉलिक्यूल स्टार्ट ब्रेकिंग, वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का बात कर रहा है कि इतना ये जो फील्ड है, मतलब इस फील्ड से अगर ऊपर होगा या बराबर होगा तो
आसपास का जो इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स है वो दे विल स्टार्ट रप्चरिंग, मतलब वो टूटना चालू हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का एक आपको दे रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी पुट टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इज दिस, ठीक है। अब ब्रेकडाउन वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है, देखो, मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इसके बराबर होगा तब भी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का बात कर रहे हैं, दिस इज ओके, ये 1/4π और टोटल मिला के 9 × 10⁹ हो गया। अब Q क्या होगा? Q इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और R आपका 1 है, 1², एंड दिस शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁶, ठीक है। ये आपका गुना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 3 3 कट गया, 3 3 9, मतलब तो ये क्या आ जाएगा 1/n विल बी 1/3 × 1.6, और ये 10 16, तो यहाँ अगर 10 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 17, समझ रहे हो ना। तो 10/4.8 17, मतलब कि ये लगभग 2 के आसपास आएगा। तो इंटीजर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 विल बी द इंटीजर n, द वैल्यू ऑफ n इज 2, ओके। इसके ऊपर जाएगा तो ये आपका ब्रेक करना चालू कर देगा। 2 नहीं बल्कि इनफैक्ट 3 होना चाहिए, 2 पे तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 2 करोगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अगर इंटीजर ही बोल रहा है तो उसके इसमें 3 हो जाएगा कि 2 पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, 2 पे ब्रेकडाउन जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है, देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर पूछे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n एट विच, मतलब n इंटीजर है, मतलब n इंटीजर 2.05 ऐसे कुछ आएगा ये, ठीक है। तो 2 लिखोगे तो ब्रेकडाउन तो नहीं होगा ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे कम होगा। क्वेश्चन अजीब सा है नहीं, मतलब अच्छा 7 है, ओके 7 है यार भाई, हम कहे क्वेश्चन में ऐसा कैसे आ रहा है, 7 है भाई, ये चेंज करो इसको, दिस इज 7 नॉट 3, सेवन इंटू 10⁻, सॉरी ये तो 3 है, ये 7 है, सेवन कैसे आ रहा है? सेवन तो नहीं समझ रहा, 7 ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट चलो n का वैल्यू तो ठीक है, n का वैल्यू 17 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, n का वैल्यू जो है ना 17 हो जाएगा। ये कुछ मुझे लगता है कि इशू है इसमें, क्योंकि एक बार फिर से हम लोग ट्राई देख लेते हैं। Q/4πε0 R², ठीक है, ये 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो n है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, और ये 3 है, इधर ये दे रखा है हम लोग को ना, 3 × 10⁻⁶, तो 3 3 9 हो गया, 4.8 1/4.8 और 10 17, तो
इसमें आई थिंक कुछ इशू है, बट एन एनीवे विल बी 70, एन विल बी 70। ठीक, आगे चले। ये देखो, ये नेट टाइप का क्वेश्चन है, ये 2017 में आया है, गेट 2017 में। 3 charges 2C -1C and -1C are placed on the vertical equilateral triangle of side length 1 meter as shown in figure. The component of electric dipole moment about marked origin. अच्छा, along y axis, along y axis देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज सिग्मा QI RI वेक्टर। तो y कॉम्पोनेंट बोल रहा है, तो ये तो x कॉम्पोनेंट ही बस जनरेट करेगा, ये दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज तो x कॉम्पोनेंट ही जनरेट करेगा, y कॉम्पोनेंट ये जनरेट करेगा। तो ये दोनों चार्ज का छोड़ दे रहे हैं, थर्ड चार्ज का ये 1 मान लो है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका जो होगा ट्वाइस इंटू समथिंग आई कैप, लेट्स लीव दिस समथिंग, जे कैप वाले से मतलब है हमको तो, ठीक है। जे कैप ये होता है √3/2 है, ठीक है, तो ये √3/2, बिकॉज बाकी समय आई कैप होगा ना जी, इसका आई कैप होगा। तो जो जे कॉम्पोनेंट है, जो आपका वाई कॉम्पोनेंट पी वाई जिसको बोलेंगे, दैट विल बी √3, राइट, दैट विल बी √3 कूलम्ब मीटर, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये √3 आ जाएगा। समझ में आ रहा? आई कैप वाला लेंगे ही नहीं, क्योंकि जे कॉम्पोनेंट पूछा है, वाई कॉम्पोनेंट पूछा है, तो आई कैप इसका क्या होगा, इसका देखो ऐसे हो जाएगा ना, -1 इंटू 1.5 माइनस दिस इंटू आई कैप, इसका आएगा 1.5 प्लस दिस आई कैप। तो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट हम लोग को देखना ही नहीं, हम लोग को जे कैप वाला देखना है, क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट पूछा है, कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट अबाउट मार्क डाउन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो उतना कैलकुलेशन करना नहीं है, सिर्फ जे कैप वाला ही सिर्फ देखना है हम लोग को, ठीक। ये देखो, ये 2019 में आया, गेट 2019 में, कहते सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्ज का सिस्टम है, -q/2 q/2 और q, ठीक। फॉर r इक्वल टू 10 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड q इज दिस, d इज दिस, ओके। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन वोल्ट एट पॉइंट r थीटा इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल का बात कर रहा है। देखो इसका मोनोपोल तो 0 है, ठीक है, और एक चीज आप देखिए आप कि R जो है इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू D, तो हम लोग को मल्टीपोल एक्सपेंशन वाला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल टू मोनोपोल इज 0, पोटेंशियल टू मोनोपोल इज 0। तो जो भी पोटेंशियल होगा डाइपोल की वजह से एक बार देख लेते, डाइपोल मोमेंट एक बार देख लेते हैं क्या होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहां निकाले, डाइपोल मोमेंट इज, मान लो ये 1, 2 और 3 है, so I write QI, so it says -q/2 और ये हो गया और ये हो जाएगा Q J का। तो ये तो कट गया तुम्हारा। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो QD J कैप, डाइपोल मोमेंट इज QD J कैप, नॉन जीरो है। तो जो लीडिंग टर्म होगा वो डाइपोल मोमेंट का जो डाइपोल के वजह पोटेंशियल होगा वही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो V विल बी, इट विल बी बिकॉज ऑफ डाइपोल, क्योंकि मोनोपोल तो 0 है, मोनोपोल 0 है, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा। तो P डॉट ER क्या हो जाएगा, ER इज यूनिट वेक्टर in this direction, P is in this direction, this is theta, P dot ER is going to be QD cos theta,
cos थीटा में तो cos 60 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है, आर आपका 10 मीटर है, 10 मीटर स्क्वायर। चलो इसको एक ही बार लिख लेते हैं। क्यू कितना हो गया 10⁻⁻6, डी हो गया 10⁻⁻3 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 × 10⁹ cos थीटा हो गया 1/2, आर विल बी 10 स्क्वायर। ये आपका कट गया, ये हो गया 4.5, 0.045, 0.045, ये आंसर। समझ में आ रहा है जी। मल्टीपल एक्सपेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। मल्टीपल एक्सपेंशन लास्ट में हमने पढ़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल एक्सपेंशन। मल्टीपल एक्सपेंशन से काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है, तो कर लेना है, ठीक है। और जितना हम पढ़ाएं वो बहुत है कॉन्सेप्चुअली, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, क्वेश्चन सारा कर लेंगे, कुछ भी याद करने का नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली मल्टीपल एक्सपेंशन पे है। आप देखो मल्टीपल एक्सपेंशन कितने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये भी मल्टीपल एक्सपेंशन पे है, ये नहीं है, ये छोड़ दिए क्वेश्चन, ये गॉस लॉ में करेंगे क्योंकि ये हम थिन लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम पढ़ाए नहीं है अभी, गॉस लॉ में करेंगे। मतलब कूलम्स लॉ में भी किया जा सकता था, इंटीग्रेशन से भी थिन कंडक्टर का हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ से बहुत इजीली निकलता है, छोड़ दिए वो, ठीक है। कितना क्वेश्चन काउंट करो मल्टीपल एक्सपेंशन पे, कितना क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन लेके आए हैं। 16 क्वेश्चन अभी तक का आया, देखो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डाइपोल को ही मल्टीपोल में गिन लो, समझिए 16 में 9 क्वेश्चन मल्टीपोल एक्सपेंशन से, मल्टीपोल से है, मतलब मल्टीपोल से मल्टीपोल एक्सपेंशन, डाइपोल कम से ना मल्टीपोल ओनली, ठीक है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपोल एक्सपेंशन, पढ़िए उसको अच्छे से, ठीक है, वेरी यूजफुल। ओके, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर। अगले वीडियो में हम लोग CSI नेट का क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी तक आया है वो क्वेश्चन छाट लेंगे और उसको भी कर लिया जाएगा, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा IIT जैम के अकॉर्डिंग भी और नेट और गेट के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, TIFR के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। हमने जस्ट का भी क्वेश्चन इसका जस्ट का नहीं, IIT जैम का तो करवा रखा है पहले, जस्ट का नहीं करवाया, जस्ट वाला भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, जस्ट का जो क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच, and if you are liking these videos you can subscribe to my channel and let others also know about this channel, they will also get benefited, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो you can put in the comment box, okay, thank you very much।